Okay. Actually, ma'am, we are Hi, Jaya. Hello. Yeah, hi. Hello. How are you doing? You're better? Yeah, it will go away in few days, but yeah, better. Is it viral or something? Is it? Yeah, viral. uh, Hmm. From kid just passed on me. Uh, Hi, hi Jaya. Jaya, health is first, Yeah. Jaya. If you're not well, we can always move. That's not a problem. No, I'm just better. I'm Hmm. I'm working how many days I take off from office as well. Hmm. So for kids, now for me, okay, it's okay. Hmm. I can Okay. handle. Yeah. Okay, everybody joined. Amit is not there. Yeah. Is Amit with someone? Manish. आप कॉल करोगे तो मैं खाना खा रहा हूँ. Okay. प्रेम आपने और मतलब किसी ने भी जो मैंने स्लाइड सॉरी कैगल के नोटबुक्स भेजे थे वो आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है? नहीं जो जस्ट कर लीजिए, नहीं तो सब मतलब पढ़ते जाएंगे और सब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे फिर वैसे ही लगेगा जैसे सब नया हो. हाँ जया, मैंने स्टार्ट करा था केगल के जो आपने भेजे थे, कंप्लीट नहीं किया, बट हाँ उसमें उन्होंने सारे सारे एल्गोरिथम्स एक्सप्लोर किए, नए से KNN, डिसीजन ट्री, हाँ सारा कुछ ही दे रखा है उसने, विच इज गुड. तो मैं पूरा करूंगा. अभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने स्टार्ट कर दिया था. और ठीक है. हाँ मतलब उसको बीच बीच में ना जब क्लास नहीं हो रही है या हाँ. जब भी आप फ्री है ना उसको बस एक बार केवल गो थ्रू भी करो, खुद से नहीं भी इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल रहा है ना. एटलीस्ट वी हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ कि अगर आप गो थ्रू भी करेंगे ना यू विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स क्योंकि अच्छा ये करेंगे फिर वो करेंगे, देन यू कैन सर्च आउट द बेसिक थिंग्स. वो हो जाएगा, लेकिन एक बार उनको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो हमने पढ़ा है वो थ्योरी हम्म, का इम्प्लीमेंटेशन से मैच कर नहीं पाएंगे हम, या. है ना. और मुझे एक तो आपने वो सारे स्लाइड्स वगैरह अपलोड कर दिए थे क्या? मैं ढूंढ रहा था SVM वगैरह का, या तो वो मिक्स हो गया होगा किसी के साथ, मिला नहीं 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 मुझे. नहीं 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 अभी नहीं नहीं कर पाई हूँ, मैं करूंगी. ठीक है जया, बोलिए. हाँ, जो हम लोगों ने रिसेंटली इस पिछले वीक में हाँ. जितनी चीजें पढ़ी है ना वो नहीं कर पाई हूँ. दैट्स ओके. ओके, सब आ गए क्या या आ रहे हैं अभी? Amit is not joining. We can start. He has got some ओके work. ओके, नो वरीज. ठीक है, तो आज हम जो भी छोटी मोटी चीजें हमारी छूट रही हैं तो उनको हम ना इम्प्लीमेंटेशन के साथ या बीच बीच में जहाँ टॉपिक आते जाएंगे आई ट्राई टू कवर देम. अगर कुछ छोटी मोटी एल्गोरिथम्स या चीजें छूट गई, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल्स. अभी हम लोग न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ना जरूरी है वहीं पर क्योंकि इन सब चीजों का कोई एंड वेंड है नहीं. बहुत एल्गोरिथम्स बहुत चीजें आ चुकी हैं. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन कि मशीन लर्निंग में हमें, अगर मैं ओवरऑल अभी तक हमें जितना मशीन लर्निंग में पढ़ा था इंक्लूडिंग डेटा साइंस समराइज करती हूँ, तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट building a algorithm which can basically check your target first. Okay, if the target is so and so type, then we will apply such type of algorithms like regression algorithms. Like they will try to give you a answer based on estimation, whereas if the target is of type of category or classification, so we'll apply all the classification algorithms and all the algorithms will look for a decision boundary. They may apply different mathematical ways, probabilistic ways, statistical ways, graphical ways, geometrical ways. Any ways are possible, but our focus is to find out a decision boundary, and that decision boundary we get after getting the right set of parameters. So our search
जो हमें खोज करनी है वो हमें करनी है राइट सेट ऑफ पैरामीटर्स। वही पैरामीटर्स या तो आपको डिसीजन बाउंड्री या फिटिंग लाइन दे सकते हैं, एस्टिमेशन दे सकते हैं। अब वो पैरामीटर्स हमें कैसे मिलते हैं, उसके लिए हम सारा सर्कस करते हैं। we try to find out some cost function, we try to minimize the cost function, we try to find out कि अगर ये फंक्शन जहाँ हमें मिनिमम वैल्यू देगा, ऐसा क्यों होता है कॉस्ट फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू पे अच्छे पैरामीटर्स देता है, बिकॉज वी हैव चेक्ड इट कि हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते करते इतने छोटे उसमें आ जाते हैं कि वी फाइंड आउट दैट ओके नाउ इफ वी विल हिट दिस प्लेस वी विल गेट द राइट पैरामीटर, हमें एक बेल शेप कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। एसवीएम वालों ने वो किया, नेव बेस वालों ने वही काम किया, पर उन्होंने प्रोबेबिलिटी के थ्रू घुमा के किया। केएनएन वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा हम वोटिंग करा लेते हैं। डिसीजन ट्री वालों ने कहा चलो ट्री बनाते हैं, लीफ पे जाके हमको कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो किसी ने भी कुछ भी किया हो, बट बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको फाइनली किस तरीके की एल्गोरिदम को यूज करना है, किस तरीके के सिनेरियो में। ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो डिसीजन ट्रीज कहाँ कहाँ किस तरीके के यूज केसेस में लग सकती है, दिस माइट बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि एसवीएम कहाँ अच्छा परफॉर्म करती है, डिसीजन ट्रीज कहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, नेव बेस या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दैट कैन बी योर यूएसपी लेटर ऑन। और जितना अच्छा आप डेटा को अंडरस्टैंड करने में मतलब जो समय लगता है उसको कम कर लेंगे, उतना जल्दी आप कोई बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। तो जो हमने सारा सर्कस किया मशीन लर्निंग में मैथमेटिकली करने के लिए, वही सारा काम हम करने वाले हैं बट यूजिंग न्यूरॉन्स। चलो अब समझते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। okay, ठीक है, तो कहानी शुरू होती है नॉन लीनियर हाइपोथेसिस से। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट such kind of functions which can draw a non-linear decision boundaries। अभी तक हम मशीन लर्निंग में हमारा फेवरेट था कि अगर हमें लीनियरली सेपरेबल क्लास मिल जाती देन वी आर हैप्पी टू डू राइट। अगर नॉन लीनियर मिलती है तो हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालना पड़ता है जिसमें स्क्वायर टाइप के पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे x1 x2 स्क्वायर के टर्म आते हैं। फिर हमारी ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आता था, फिर हम रेगुलराइजेशन लेके आते थे, सारी कहानी करते थे। उसके लिए हमें और मैथमेटिकल फंडामेंटल्स को डीप में जाके उनको एनालाइज करके लगाना होता था। तो यहाँ पर अब हमारा जो न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, वो आपको इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा जो कि अगर नॉन लीनियर है, मतलब डेटा सेट आपका लीनियरली सेपरेबल नहीं भी है, देन न्यूरल नेटवर्क कैन इजीली फाइंड आउट अ डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्लास हमारे पास जो फीचर्स है वो दो है, x1 x2। और अगर हम x1 x2 के लिए ये g हमारा वही एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मोइडल वाला, वो हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है आगे तक। ठीक है, तो और ये हमारे पैरामीटर्स हो गए थीटा 1 थीटा 2, वो सब ये कर्व की ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं। और x1 x2 इनके साथ में इस कर्व को पॉलिनॉमियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर हमारी x1 x2 अगर हम रियल सिनेरियोस की बात करते हैं, दिस कैन बी साइज, बेडरूम, फ्लोर्स, एज, many things about the house we can consider. So we have so many parameters here, right? अब इन पैरामीटर्स में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे ये पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे ये इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, राइट? तो इस इक्वेशन को अब हम कैसे आगे हैंडल करेंगे, वी आर टेकिंग अ सिनेरियो कि अच्छा। और इसके बाद एक चीज और बात करते हैं, जैसे कि अभी हमें ये कार दिख रही है, राइट? लेकिन कंप्यूटर को क्या दिखता है, उसको कार नहीं दिखती, उसको क्या दिखती है, उसको अगर हम ये छोटे सा क्रॉस सेक्शन को भी विजुअलाइज करें, उसको क्या दिखता है, उसको इस तरीके की वैल्यूज दिखती हैं, राइट? तो उससे सब इंटेंसिटी वैल्यूज दिख रही है, सारा उसके लिए नंबर ही है। मशीन लर्निंग में तो हम नंबर से डील कर रहे थे, अगर हमारे पास कोई कैटेगरी भी होती थी तो हम उसको नंबर में चेंज कर लेते थे। कैसे चेंज करते हैं, आप जब कैगल नोटबुक्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे तो आपको वन हॉट इनकोडर, लेबल इनकोडर, कई टाइप के इनकोडर्स मिलेंगे। वो क्या करते हैं, किसी भी कैटेगरी, अगर आपके पास 10 कैटेगरी है ना, तो वो उनको नंबर में चेंज कर देते हैं। तो लेबल इनकोडर वाले कैसे करते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वन हॉट इनकोडर वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, 0 1s के फॉर्म में कर देते हैं। जैसे कि हम डिजिटल लॉजिक में पढ़ते थे कि अगर हमें फोर थिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, देन वी कैन राइट 0001, देन 0010, 0100, लाइक दिस। जो हमारा बेसिक जो जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको 1 करके बाकी सबको 0 कर देंगे। तो वन हॉट इनकोडर कुछ ऐसे काम करते हैं। तो मतलब फंडामेंटल ये है कि अपने को सब कुछ मैथ में लेके आना है, सब कुछ नंबर के फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी क्या करता है, सब चीज को, अगर आपकी
कोई भी इमेज है उसके हम पिक्सेल्स को विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो पिक्सेल्स के बेसिस पे काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो पिक्सेल्स को लिया है, पिक्सल 1 एंड पिक्सल 2, जहाँ पे हम दो तरीके का डेटा डालने वाले हैं, जो कि होगा कैन बी कार और नॉन कार। तो हमने दो कार्स ले लिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द इंटेंसिटीज ऑफ पिक्सेल्स, और हमने दो नॉन कार का डेटा ले लिया। ठीक है, अब हमारी लर्निंग एल्गोरिथम क्या करने वाली है, इट वाज एबल टू इट शुड बी एबल टू फाइंड आउट अ डिसीजन बाउंड्री, जो कि इन दो क्लासेस को सेपरेट आउट कर देती है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स लाइक दिस। एंड अगर हमें इस तरीके की डिसीजन बाउंड्री बनानी है तो हमें किस तरीके का फंक्शन चाहिए होगा, पैराबोलिक फंक्शन है ये, तो स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, राइट। तो हम जरा जज कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ जा रही है, जो हम काम करने जा रहे हैं वो कितना कठिन, कितना कॉम्प्लेक्स काम को न्यूरल नेटवर्क आपके लिए सॉल्व करने जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। तो मान लेते हैं कि ये जो इमेज है ये हमारे पास 50x50 पिक्सल्स की इमेजेस थी, मतलब कि 2500 पिक्सल्स थे हमारे पास इमेज में। ठीक है, तो हमारे पास जो फीचर्स हो गए n इज इक्वल्स टू 2500 हो गए, राइट। पिक्सल 1 पिक्सल 2, दीज आर टू फीचर्स, तो ऐसे कितने हो गए 2500 फीचर हो गए। अगर ये आरजीबी इमेज है तो आरजीबी में रेड का एक लेवल होता है, मतलब रेड का एक पूरा मैट्रिक्स होता है, ऐसे करके ऐसे करके एक आर का मैट्रिक्स होता है, एक जी का होता है, एक और बी का होता है, एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अलग अलग बना दिया है, पर ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जैसे कि कॉपी के पेज होते हैं। ठीक है, और उन सब के तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है एक पिक्सल का वैल्यू, जो कि हम हैश कोड के फॉर्म में कभी कभी देखते हैं, और वो आपका कलर डिफाइन करता है, राइट। तो इसमें क्या है कि अब आपको x1 x2 जो थे वो यहाँ पर जो फीचर्स हो गए वो r में भी हो गए, फिर वही g में भी हो गए, फिर वही b में भी हो गए। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 75,000 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 8 GB में हो गया। अब क्या है कि हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करती है, 0 से 255 के बीच में वेरी करती है। अगर आपने कभी थोड़ा सा कलर्स के साथ में पीपीटी में थोड़ा काम किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये ऐसे वेरी करती है। किया है आपने या मैं दिखा दूं? हाँ देखा है जी, 0 to 255 तक की वैल्यूज होती हैं, बिट मैप में भी हाँ होती है, पेंट ब्रश में भी ऐसे दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो वो इस तरीके से वैरी करती है। तो यहाँ पर हमारा जो काम है, अगर हम इस तरीके का क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने वाले हैं, सॉरी, अगर हम इस तरीके का क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने वाले हैं तो अपने को इतने मिलियन पैरामीटर्स और आई कैन से फीचर्स लगेंगे। ठीक है, इस तरीके का ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए इतने फीचर्स लगेंगे एज अ इनपुट, और तब जाके हम उन्हें प्रोसेस करेंगे। फिर उनको प्रोसेस करने के बाद हम किसी सोल्यूशन में पहुंचेंगे कि ये कार है कि नहीं है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए इतनी कहानी, ठीक है, वो करनी पड़ती है। वो सारा न्यूरल नेटवर्क आपका यही सब करता रहता है। हम जिस चीज को इजीली समझ पाते हैं, तो मीन्स हमारा ब्रेन जिस चीज को इजीली समझ पाता है उसके लिए हमें मैथमेटिकली न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इतना काम करना पड़ता है। तो अब हम समझते हैं हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, जिसके बेसिस पे ये सारी एल्गोरिथम्स डेवलप हुई हैं। तो ये सारा थ्योरी था कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ 90s 80s में सब चीजें। ओके, ब्रेन कैसे काम करते हैं, जो भी हम बात सुनते हैं वो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है, और वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जैसे कि मैं अभी कुछ भी बोल रही हूँ तो वो आपकी कान के थ्रू ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जा रही है, और आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आपका ब्रेन उसको, जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स, उनको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगर इस चीज की वायरिंग को चेंज कर दिया जाए तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स कैन ऑल्सो लर्न टू सी। ठीक है, अगर ये वायरिंग चेंज कर दी जाए, जिसको भी कुछ एनिमल से प्रयोग किया गया था पास्ट में, तो दे वर एबल टू, वो आंख से सुन सकते थे, राइट। सो ये सेंसरी थिंग्स जो है ना, उसको उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए पास्ट में, जैसे कि आप हाथ से जो टच अंडरस्टैंड करते हैं, हम टच को सेंस करते हैं, उसको हम वो भी रिवायर कर सकते हैं, एंड उसकी वजह से हम देख भी सकते हैं, टच करके इस चीज को देख भी सकते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैज बीन डन ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स, और इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स हमें मिले थे उन एक्सपेरिमेंट्स के, कि आप टंग से देख सकते हैं, राइट, सेंसर सीइंग विद योर टंग, ह्यूमन इकोलोकेशन, जो सोनार जो जो मछलियों में होता है, वो इट कैन बी डन, इट कैन बी सिमुलेटेड टू ह्यूमन एज वेल,
राइट, थर्ड आई इम्प्लांटेशन। तो उस तरीके के काफी काम हुए डायरेक्शन सेंसिंग के। तो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा ब्रेन काम किस तरह से करता है, तो उसके लिए ये सारा कहानी था। अब आ जाते हैं कि ब्रेन, अगर हम बेसिक एकदम बात समझे ब्रेन का, में सिंगल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो ये हमारे पास डेंड्राइट है जो कि इनपुट प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और एक्सॉन होता है जो कि आउटपुट जनरेट करता है। इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है जो आपकी सारी प्रोसेसिंग करता है, और ये जो कनेक्शन है, इसके थ्रू मल्टीपल न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके की माइलिन के थ्रू, राइट। एक और रियल स्ट्रक्चर टाइप का इसमें आप देख रहे हैं कि इम्पल्स यहाँ से जनरेट हो रहा है सिंगल न्यूरॉन से, और ये इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में जाकर इस तरीके को इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, that these receptors, this impulse actually waking up some receptors and providing the information from one neuron to another। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये सारे, ठीक है, ये इसके थ्रू जुड़े हुए हैं, और एक्सॉन के थ्रू ये आउटपुट जनरेट करके दूसरे न्यूरॉन को भेज रहे हैं। ये एक्सॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो वो, अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने न्यूरॉन पे, जो कि हम ANN जिसको बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, राइट। तो अभी हमने देखा बायोलॉजिकल न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसमें इनपुट डेंड्राइट्स के थ्रू आता है, फिर इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड जो आपके साथ लेट्स से फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसको आप let's say you guys in Australia, आप उसको ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर देखते हैं, so it will take some time for you to recognize that person, क्योंकि आपकी वो सारी मेमोरीज काफी पहले जा चुकी हैं, आपके वो न्यूरॉन्स जो कि उस पर्सन की सारे फीचर्स जिसमें सेव थे वो पीछे जा चुके हैं, एंड यू टेक सम सेकेंड, एंड वहां पर इम्पल्स पहुंचने में कुछ टाइम लगता है सारे न्यूरॉन के कनेक्शन के थ्रू, देन यू somehow try to recognize that person, and then आप कन्वर्स करते हैं, एंड यू जस्ट दैट पर्सन, ओके ये वही है। तो वो जो कनेक्शंस थे वो वीक हो गए थे, उनके इम्पल्स वीक हो गए थे। सिमिलरली अगर हम कंट्रास्टिकली अगर इसको देखें, तो हमारे घर में जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमें रोज मिलते रहते हैं, तो उनको पहचानने में हमें कोई भी सेकंड का वक्त नहीं लगता। इवन बच्चे भी स्कूल जाते हैं और बहुत सारी भीड़ में से अपने पेरेंट्स को पहचान लेते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं, क्योंकि उनका डेली टास्क है। तो वो जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो गए। वो कनेक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं, वो कनेक्शंस होते हैं पैरामीटर्स या वेट्स, जिनको हम न्यूरल नेटवर्क में जाकर वेट और पैरामीटर से समझते हैं। ये चीजें हैं, वो थीटा जो हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अलग अलग तरीके से SVM में देखा, अब जाके हम उसे न्यूरल नेटवर्क में देखने वाले हैं। तो ये है सिंगल न्यूरॉन। ये सिंगल न्यूरॉन क्या इनपुट ले रहा है, फीचर्स इनपुट ले रहा है। जैसे कि किसी को पहचानने के लिए हम उस इंसान के फेस के या उसके चलने का स्टाइल जो होता है, बात करने का तरीका, उनके फीचर्स हम उठाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो न्यूरल नेटवर्क हो रहा है वो फीचर्स ले रहा है, और वो फीचर्स लेने के बाद में उस फीचर्स के साथ में ये दो तरीके की कैलकुलेशन करता है। वन इज इट डज सम समेशन, और हम कह सकते हैं वेटेड सम, और and also it does it applies the activation on that summation, right? So activation जो कि यहाँ पर आपको sigmoidal से दिख रहा है, H0x H theta x, right? तो इनपुट ले लिया हमने, और उस इनपुट को हमने यहाँ पर वेटेड सम निकालने के बाद, सिग्मोइडल लगाने के बाद, हमने उसका फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो इनपुट वायर्स, आउटपुट वायर्स, और व्हाट इज दिस X0? X0 इज द बायस यूनिट, कि अगर हमारी जो वेट्स है, ये जो थीटा पैरामीटर्स है, ये इनको असाइंड है, जो कि रैंडमली असाइन किए जाते हैं। तो अगर इनका वैल्यू नियर टू 0 कभी हो जाता है, तो वी डू नॉट लॉस्ट ऑल इंफॉर्मेशन, हमारे पास कुछ इनपुट ही नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए थीटा नॉट एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है, सॉरी X0 एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है, जिसकी वैल्यू 1 रखी जाती है, राइट। सो वी ऐड दिस टर्म जस्ट टू मेक श्योर आवर नेटवर्क वोंट गो, ऑल द इनपुट्स वोंट गो डाउन, राइट। तो अब हम इसको आगे जब देखेंगे, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया बेसिक। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी अंडरस्टैंड करेंगे, और नॉर्मल वेटेड सम के फॉर्म में भी देखने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है GZ, जैसा कि हमने देखा ही था। और ये Z क्या होता है, Z हमारा वेटेड सम होता है। कैसे होता है, चलो उसको देखते हैं। अच्छा, ये जो था वो सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। अब इसी न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन जो होता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन, I'll do with complete
एंटायर स्क्रीन। सिंगल न्यूरॉन की अगर बात करें तो भले ही आपने पहले देखा होगा टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड, बट लेट मी शो इट इन डिफरेंट वे। अभी हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंगल न्यूरॉन बना लेते हैं, ठीक है, और इसको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम केवल एक फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके की लीनियरली सेपरेबल बाउंड्री हमको फाइंड आउट करनी है डेटा सेट के बीच में, जो कि लीनियरली सेपरेबल मतलब दोनों में बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। लेट्स से एक कार है तो दूसरा एप्पल है, मींस फ्रूट है, तो दो बिल्कुल। गिर गया बच्चा। ये दो अलग अलग टाइप की चीजें हैं जिनके फीचर्स बिल्कुल अलग अलग टाइप के होंगे, राइट। तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना होगा तो सिंगल न्यूरॉन क्या ये कर पाता है? इट इज एबल टू आइडेंटिफाई एक फीचर से भी वो एक बाउंड्री बना पा रहा है, राइट। लेट्स से हम फीचर चेंज कर देते हैं, ये वाला फीचर दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ दीज फीचर्स, जिसमें ऑरेंज और ब्लू दोनों के कॉम्बिनेशन थे। वी आर प्रोवाइडिंग दिस फीचर, लेट्स सी। नाउ कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट। तो अब किस किस तरीके के फीचर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फीचर इंजीनियरिंग जो हमने देखी थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से फीचर्स हमें यूज करने, कौन से काम आएंगे डिसीजन बाउंड्री को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज सिंगल न्यूरॉन का हमने देखा, अगर हम ये वाला फीचर देंगे तब भी हम एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम दोनों फीचर देंगे तो ये हमें डायगोनल बाउंड्री दे देगा, क्योंकि आपने वर्टिकल भी दे दिया, हॉरिजॉन्टल भी दे दिया, उसने दोनों का मिक्स करके दोनों से कुछ कुछ वेट लेता जा रहा है। अभी देखिए लाइन मोटी होती जा रही है। मोटी का मतलब क्या है कि ये इम्पल्स, ये जो पर्टिकुलर पाथ है ये मोस्टली ट्रैक्ड है, ये ज्यादा ट्रैक हो रहा है, इसलिए ये लाइन मोटी हो रही है, right? अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, लेट्स से ये हमारा ये लेते हैं, ये पैराबोलिक है, इसको लेते हैं दो फीचर्स के साथ में, ठीक है। अभी ये कोशिश कर रहा है बट कुछ खास हो नहीं रहा है, राइट, क्योंकि दिस न्यूरॉन कैन ओनली फाइंड आउट सच काइंड ऑफ लीनियर डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि हमने देखा था सिग्मोइडल से, हमने देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लीनियरी डिसीजन बाउंड्री हम फाइंड आउट कर पा रहे थे, और फीचर्स भी हमने बस दो ही दिए हैं, x1 x2, ठीक है। तो इसके साथ में वो इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं हैंडल कर पा रहा है डेटा सेट की, ठीक है। तो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस वन मोर फीचर। लेट्स से हमने ये वाला फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, आप देख रहे हैं ये फीचर ही ऐसा है दैट अगर सिंगल न्यूरॉन भी होगा देन इट विल इट विल बी एबल टू वर्क, ठीक है। अच्छा, अभी ये कि कौन से, लेट्स से ये तीन फीचर्स देते हैं हम, ये वाला तो हमने कुछ रैंडम दे दिया, लेट्स सी कि कुछ कर पाता है। तो उसने कुछ रिजल्ट देने की कोशिश की, ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज ओनली वन टाइप, राइट, और पैराबोलिक भी बना रहा है। लेट्स इंक्लूड वन मोर। अब क्या कर रहा है, अब ये देख रहे हैं कि किस किस तरीके के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। पहले उसने पैराबोला बनाया, नाउ इट इज क्रिएटिंग द सर्कल। अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर दे रहे थे इसको, और ये पाथ कम ट्रेवल्ड है, दीस पाथ्स आर मोर ट्रेवल्ड, राइट। एंड केवल एक ही टाइप की क्लास को भी रिकॉग्नाइज कर पाया, बाकी सबको उसने ऑरेंज में डाल दिया है, okay. अभी let's use these features, sine of x1, right, let's remove these, let's add this। अब किस तरीके की बाउंड्रीज बन रही हैं, okay. Now let's add this as well, let's add both। तो इस तरीके से सिंगल न्यूरॉन की क्या फंक्शनैलिटी है, बस हमने वो देखा है। अब जैसा कि हम यहाँ अपने फिगर में देख रहे थे कि न्यूरॉन्स अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि ये हिडन लेयर में एक दो तीन और एक बायस बायस यूनिट भी ऐड किया है, तो बेसिकली तीन न्यूरॉन यूनिट हमने ऐड किया और एक बायस यूनिट ऐड किया। बायस यूनिट का पीछे से कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इनका ये बस कनेक्शन, ये बस एक्स्ट्रा एडेड है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब कि हिडन लेयर भी लगाएंगे तब क्या होगा। लेट्स से अभी हम यही रखते हैं और हिडन लेयर ऐड करते हैं, या ये इसी को हिडन लेयर मान के इसमें एक और न्यूरॉन ऐड कर देते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, आप पहले ही देख रहे हैं कि इतने सब फीचर्स के साथ में इट इज एबल टू इजीली आइडेंटिफाई द डिसीजन बाउंड्री। किस तरीके की बाउंड्रीज बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी, ठीक है। तो जो सिंगल न्यूरॉन से नहीं हो पा रहा था, एक और ऐड करते ही हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसने अंडरस्टैंड कर ली डेटा की, कैसे नॉन लीनियरिटी को अंडरस्टैंड कर लिया,
और जो कनेक्शंस थे वो देखिए और ज्यादा क्रिस क्रॉस कनेक्शंस बन गए। एक ही था तो कैसा था, इस तरीके के कनेक्शंस थे, सिंगल आउटपुट जा रहा था, और हमने 2 कर दिए तो कैसे कनेक्शंस हो गए, दोनों से क्रॉस कनेक्शंस बन गए इसके, राइट। अभी जब आपने सिंगल रखा हुआ था वेट असाइनमेंट, राइट। तो ये अभी हिडन लेयर तो आपने नहीं डाली है ना, अभी तो जस्ट इनपुट डली हुई है ये, हिडन लेयर डली हुई लेयर है ही ना। है क्या? पहले अच्छा, हमने पहले हाँ सिंगल न्यूरॉन पहले भी की सिंगल hidden layer थी। न्यूरॉन था। हाँ ठीक है, सिंगल न्यूरॉन की हिडन लेयर थी। ठीक है। मैं यूजुअली इसको ना उस तरह से अप्रिशिएट, अगर मान लो अभी हमने मान लो अभी ये सारे फीचर्स ले लिए विच इज फाइन, और अगर हम अभी हिडन लेयर हटा देते हैं, 0 ही कर देते हैं, तो कर पाएगा क्या? बस फीचर्स लेंगे ना, कुछ न्यूरल नेटवर्क कुछ नहीं है। हाँ, सब मतलब ये फीचर्स ले लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फीचर तो हमें डायरेक्टली वो फंक्शन प्रोवाइड कर देगा ना जो हमें चाहिए है। तो मतलब वो फीचर ही इस तरीके का ऑलरेडी फीचर ही एडेड फीचर है, x1 x2 मिला के फीचर है ना। Yep. फीचर ही अच्छा है, तो अगर हम कुछ भी नहीं ले रहे हाँ, और सही बस बात है। सब हटा दें और तुम हाँ, लोग हमने पढ़ा फीचर ही वो लो, ले लिया। फीचर ही वो ले लिया। अरे बच्चे भी क्लास लेने के लिए परेशान है, दे आर यूजिंग लैपटॉप्स, एस्केप की, ये की वो की। हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप कह रहे हैं कि जैसे इस केस में हमने फीचर ही जब x1 x2 ले लिया तो ये लीनियर परसेप्ट्रॉन ही हो गया, ये तो मतलब उसी से ही रिजॉल्व हो गया है। ठीक हाँ है। हाँ। हम्म, एक हम्म। I need to go to different room. One second, ना। या तो सर हाँ आपको ये न्यूरॉन कर क्या रहा है वो समझ में आया क्या? हाँ, मैंने करा हुआ है सारा, मैं बता दूंगा ये पूरा। मैंने इसका वो पाइथन में भी ना न्यूरल नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ये तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जैसे अभी एक न्यूरॉन के साथ वो काम नहीं कर रहा था, 2 के साथ करने लग गया? हाँ, तो वो आइडियली क्या करता है ना, जब अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना जिसमें फीचर्स हमारे कम थे ना, तो उसमें हमारा आइडिया क्या था कि हमें बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं टोटल इसमें, कि हर फीचर का वेट निकालते हैं ना कि इसका इन्फ्लुएंस क्या बिल्कुल है फॉर द बिल्कुल। आउटपुट। हाँ ठीक है। हाँ और जहां पर डायरेक्टली भी नहीं आता वहां पे पॉलिनोमियल्स आ जाते, x1 x2 x स्क्वायर बिल्कुल। x1 हाँ ऐसे करते थे। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स इतनी ज्यादा होती जा रही है, फीचर्स इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि मे बी हम सिंपल वो लीनियर जो हम करने जा रहे थे या x1 x2 x3 इससे भी नहीं हम कर पा रहे थे, क्योंकि फीचर्स बहुत ज्यादा हो गए, थाउजेंड्स 10,000 क्या है। तो वहां पे न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, जहां पे क्या क्या है कि उन्होंने ना लेयर्स बनाई। ठीक है। आप अभी हमारे पास एक इनपुट लेयर है जहां पे हमारे वो इनपुट फीचर्स आ गए सारे, वो तो हमारी इनपुट लेयर होगी। ठीक है। x1 और x2 सारे। x1 x2 ठीक है। और अगर मैं सिंपल बोलूं कि x1 x2 ले रहा हूं और एक आउटपुट न्यूरॉन है मेरा जो सीधा है, तो हमारा ये वही बन गया जो हमारा परसेप्ट्रॉन था लीनियर रिग्रेशन का, कि x1 हाँ x2 है, उसके वेट निकालो, x1 को एक वेट दो, x2 को एक वेट दो, और आप आउटपुट निकाल लो। ठीक है। ये अगर मैं बोलूं इनपुट न्यूरॉन्स हैं और सिंगल आउटपुट न्यूरॉन है, तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का परसेप्ट्रॉन है सीधा सीधा। ठीक है। नहीं नहीं, क्या बोला, वापस बोलो। अगर मेरे पास दो दो लेयर्स है, सिर्फ इनपुट लेयर है और आउटपुट लेयर है। ठीक है। तो ये भी न्यूरल नेटवर्क ही है, बट ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जो हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे, वही है ये। ठीक है। तो मैं अगर सीधी सीधी बात करूं, हिंदी में बोलूं तो भी एक ही दिमाग है यहाँ पे, एक कोर ही है, मल्टी कोर नहीं है। हाँ, काइंड ऑफ। तो जब बहुत ज्यादा फीचर्स हो जाते हैं तो हम हाँ सिंपल ये बोलेंगे कि 300 फीचर की रिलेशनशिप ढूंढनी है, उनके वेट्स ढूंढने हैं जो दैट विल गिव अस एन आउटपुट, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या किया, बीच में एक हिडन लेयर डाली। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हिडन लेयर क्या हेल्प कर रही है, अगर तुम देखोगे ना तो ना वो वेरियस पैरामीटर्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। तो हिडन वो लेयर मतलब क्या है? हिडन हिडन लेयर लेयर मतलब क्या, मतलब मल्टीपल न्यूरॉन? नहीं नहीं, वो जो जया दिखा रही थी अभी स्क्रीन पर, हमारे पास लेफ्ट में एक फीचर्स थे सारे। हाँ ठीक है। बीच में एक लेयर और डाल दी न्यूरॉन्स की। ठीक है। पहले हम क्या कर ठीक रहे है। थे,
पहले हम क्या कर रहे थे कि सारे फीचर्स का डायरेक्ट वेट लगा के आउटपुट दे देते थे, अभी तक जो लीनियर रिग्रेशन बिल्कुल में कर रहे थे, ठीक है। अब हमने बोला कि हम वेट लगा के डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। बीच में हमने एक न्यूरॉन की एक और लेयर लगा दी, उसको न्यूरॉन बोल रहे हैं हम, एक लेयर और लगा दी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि उनकी रिलेशनशिप विल गो टू द एक वन हिडन लेयर, आगे जाएंगे तो मल्टीपल हिडन लेयर्स आ जाएंगी, सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर, ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। पर अभी के एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक इनपुट लेयर्स लिया, फिर हमने क्या किया, उनके क्रॉस दिखा रहे थे ना, सारे x1 x2 क्रॉस करके एक मिडिल लेयर में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हिडन लेयर जिसको बोल रहे हैं, हाँ ये जो स्क्रीन पे दिखा रही है ये, ठीक है। तो x1 x2 x3 जो से हैं ये हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। A1 A2 A3 हमारी फर्स्ट हिडन लेयर है, ये अभी तक एक हिडन लेयर बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि सारे कॉम्बिनेशन देख लो क्या है, x1 x2 इन्फ्लुएंस क्या, कि अगर x1 x2 A2 में क्या बनता है, x1 x2 A1 में क्या बनता है, x1 सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क इवेंचुअली क्या करेगा कि इन सारे कॉम्बिनेशंस में ना वेट्स असाइन करेगा, ठीक है। और इवेंचुअली वी विल फाइंड आउट कि जो जया बताएंगे वैसे आगे, बट इवेंट फिर अब A1 A2 A3 ट्रांसलेट कर रहा है आउटपुट न्यूरॉन में, ठीक है, फाइनल आउटपुट में, जहां पे हम सिग्मॉइड या रेल या कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो आइडियली बस यही है कि हम क्या करें कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में हम एक हिडन लेयर डाल देते हैं। सॉरी, आई लेट इट जया एक्सप्लेन दैट, बट मेरे को तो ये समझ में आया जया, अगर जो मैंने पहले भी समझा। हाँ ठीक है, अच्छा समझा रहे थे आप। हाँ ठीक है। मनीष, कोई क्वेश्चन है आपका, मुझसे पूछ लीजिए, मैं नहीं, बता देती हूँ। मैं पूरा अच्छे से नहीं समझ पाया था कि न्यूरॉन एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो अतुल ने जो बताया कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो टेक्निक है वो यूज करता है जब सिंगल न्यूरॉन है। सही बता रहे हो। तो जो हमने पहली स्लाइड देखी थी ना, वहां पर अगर बैक जाते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर वही था, सिंगल न्यूरॉन क्या कर रहा है। तो सिंगल न्यूरॉन जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिजाइन कर पाएगा, ऐसा कुछ θ1 x1 θ2 x2, बिल्कुल, हाँ। लीनियर डिसीजन बाउंड्री तो कर पाएगा। अब हम यहाँ पर उसको सप्लाई कर रहे थे फीचर्स x1 x2 के, राइट। ये दो फीचर्स सप्लाई कर रहे थे और यहाँ पर सिंगल न्यूरॉन था, ठीक है, सिंगल न्यूरॉन, वन न्यूरॉन है, दो फीचर सप्लाई कर रहे हैं। एक तो किस सेकंड, ये तरीके, न्यूरॉन जो है वो हिडन लेयर पे आएगा क्या? बीच में तो आएगा, फीचर के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन है, फिर आउटपुट है। अब वो अच्छा, एक्चुअली ठीक आगे हम बनाएंगे, इसलिए वो उन्होंने हिडन लेयर कर दिया है, बट है ये है। सिंगल न्यूरॉन। अभी इनके मिडिल में, फीचर और आउटपुट के बीच में कुछ तो प्रोसेसिंग लगाना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ। हाँ, इनपुट आउटपुट के बीच में ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, न्यूरॉन, राइट। तो ये न्यूरॉन कितनी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री दे पाएगा, ये वेट है हमारा, तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा, इस वेट को इस x2 से मल्टीप्लाई कर देगा, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यही ठीक है, और मिला के इन दोनों का भी x1 x2 भी मिला देगा, मान लो θ3 इंटू x1 x2 सब मिला दिया, तो ज्यादा से ज्यादा एक पैराबोलिक बाउंड्री, सिंगल पैराबोलिक बना सकता है ना। जैसे इसमें दो पैराबोलिक वाले हैं, ऐसा नहीं बना पाएगा, एक इधर भी एक इधर भी ना। बनाएगा ज्यादा से ज्यादा तो एक ही कॉम्प्लेक्स और बना पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना पाएगा। बात समझ रहे हैं हम, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स, किस किस तरीके का कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंगल न्यूरॉन लिख सकता है, ये बस फंक्शन का खेल है। तो आप जो अंदर वाला खेल देख रहे हैं, इतना तक तो ये कर सकता है हार्डली, इसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा, शायद ये भी नहीं कर पाएगा, दिस दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एज वेल, केवल इतना ही कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं कर क्यों? पाएगा? कौन सा, ये वाला? सिंगल न्यूरॉन इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कर पाएगा? सिंगल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन की फंक्शनैलिटी क्या कहती है, सिंगल न्यूरॉन इनपुट लेगा और हाँ, इनपुट को लेने के बाद आउटपुट देगा, तो क्या लॉजिक क्या बैठाएगा, मैथ्स क्या लगाएगा, आप मुझे वो बताइए, आपका आंसर तो आपके मान लो हम क्वेश्चन लोग में। लीनियर रिग्रेशन क्या अपन लगा देते हैं, मल्टी आप अभी पॉलिनोमियल फंक्शन। मल्टी पॉलिनोमियल फंक्शन आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, और सारा मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग में छोड़ आइए, जो सारा मैथ सब यूज कर रहे थे मशीन लर्निंग में, वो सारा वहीं छूट गया। लीनियर ओके, ठीक है। रिग्रेशन का हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हो, जो सारा आपने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था, सब वहीं रह गया है। वो जो फंक्शंस आप जिस तरीके से वहां लगाते थे, ठीक अब है। न्यूरल नेटवर्क में हम उसी चीज को दूसरे तरीके से कर रहे हैं,
वो मैथमेटिकल वेज थे, ये ब्रेन का सिमुलेशन का तरीका है। अब इसमें कैसे चलेगा? एनी आइडिया? नहीं फिर नहीं यार। मैं इसको अगर दूसरी तरह से बोलने की ट्राई करूँ ना, ये जो तुम मनीष हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन से हो सकता है, बट इस केस में फीचर्स सिर्फ भी अभी भी 2 ही हैं, ठीक है? x1 x2 2 फीचर्स थे, ठीक हाँ है? तो उस केस में भी पॉलिनोमियल रिग्रेशन ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं x1 x2 x स्क्वायर 1 x2 मैं ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन ढूंढता हूँ जिससे मुझे ये डिसीजन बाउंड्री मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है बिल्कुल। अब हाँ ये न्यूरल अब जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उधर उधर हमने इनपुट लेयर में x1 x2 x1 x2 x1 स्क्वायर x2 ऐसे डिफरेंट फीचर्स की फॉर्म में उसको लिख दिया, ठीक है? और देख लिया कि भाई वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे उस केस में भी, ठीक है? सिंगल न्यूरॉन के साथ। बट हाउ अबाउट इफ देयर लाइक 5000 फीचर्स, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी फेल हो जाएगा वहां पे। लेकिन करने का तरीका अलग है। हम हाँ पहले तरीका दूसरे तरीके से कर रहे थे, हम अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा अब आगे हम देखोगे न्यूरॉन ना। से करवा रहे हैं। नहीं, एक काम करते हैं, हम वो वाली स्लाइड एक बार खोलते हैं जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखी थी। देखो, समझ रहे हैं तो ठीक से ही समझ लेते हैं। लॉजिस्टिक नहीं रिग्रेशन, लॉजिस्टिक वाला क्लियर है जया, और लॉजिस्टिक, उसको भले खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बताइए। नहीं मेरे को बस ये समझना है कि ये आपने जैसा भी बोला ना कि एक न्यूरॉन नहीं कर पाएगा, 2 कर पाएंगे, या मल्टीपल न्यूरॉन्स कर पाएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि न्यूरॉन्स हायर पॉलिनोमियल इक्वेशन में फॉर्म नहीं जाएगा। करेंगे, हायर पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे जब ज्यादा न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। तो दो मैं ये पढ़ेंगे पूछना तो चाह रहा आप हूँ कि इसका सिंगल क्यों नहीं कर पाएगा। अब सॉरी मैं थोड़े अजीब से सवाल पूछ रहा हूँ, सिंगल सिंगल क्यों इसलिए नहीं कर। सिंगल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिंगल न्यूरॉन कितना कॉम्प्लेक्स बाउंड्री फाइंड आउट कर सकता है। मतलब वो सिंगल न्यूरॉन के अंदर केवल दो काम होते हैं। एक वो वेटेड सम कैलकुलेट करता है, दूसरा वो उस पे एक्टिवेशन लगाता है, ठीक है? वेटेड सम क्या है? वेटेड सम मतलब इस वेट का x1 से मल्टीप्लिकेशन, ये वेट का x2 से मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ठीक है, मतलब तो ये तो थीटा लीनियर वन ही हो एक्स गया। वन थीटा टू ठीक एक्स टू हाँ, ठीक है, इसीलिए हाँ नहीं कर ठीक पा है। रहा, ठीक है? और एक्टिवेशन लगाने का मतलब है उसको थ्रेशोल्डिंग कर देना, मतलब कि अब बाउंड्री निकाल लेना। हम्म, अभी तो इससे जब हम थीटा वन एक्स वन करेंगे, थीटा टू एक्स टू करेंगे, तो हमारे पास तो कंटिन्यूअस वैल्यू आएगी ना, कुछ डेसिमल वैल्यू हम्म, आएगी। वो डेसिमल वैल्यू की थ्रेशोल्डिंग करनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू इतने से हाइयर तो है वो तो सिग्मॉइड के, इस हाँ। वाली क्लास में है, अगर इस वाले से कम है तो दूसरी वाली क्लास में है, राइट? तो उसकी हमने थ्रेशोल्डिंग करी, तब जाके एक बाउंड्री मिली। तो सिंगल न्यूरॉन तो बस बिल्कुल। इतना ही कर पा रहा है। अब ज्यादा ठीक न्यूरॉन है। होंगे तो वो और कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन था। जी बिल्कुल ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि सिंगल न्यूरॉन जो है वो सिर्फ वेटेड सम ही कर सकता है। मतलब वो लीनियरली सेपरेबल क्लास के लिए अच्छा है, उतना कर देगा। हम्म। इस ये तरीके की बाय लीनियरली डेफिनेशन बता ये रहे हो आप न्यूरॉन की, हम लोग चेंज भी ये कर बाई सकते हैं ये? डेफ नहीं, डेफिनेशन इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, है ना? ऑल गुड है। हाँ जी। अब जो आपने यहाँ पे फीचर्स, अगर आप x1 x2 के ही फीचर्स दे रहे हैं तब तो यही हो सकता है सिंगल न्यूरॉन से। अब देखिए यहाँ पे फीचर ही एक्स स्क्वायर क्लास का है, देख रहे हैं आप? ये एक्स वन मतलब स्क्वायर आपने लिखा है ना? x1 को ही x1 स्क्वायर कर दिया, ऐसा किया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फीचर x2 स्क्वायर क्लास का है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स काम हम डीप मशीन लर्निंग में, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फंक्शन को पॉलिनोमियल चेंज करके कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज करवाने का करते थे, वो यहाँ पर इस सिमुलेशन में फीचर्स को ही कॉम्प्लेक्स करवा के आपको सिमुलेशन में कोई भी तो तरीका दिखाना पड़ेगा ना। आप मैथमेटिकल फंक्शन तो यहाँ नहीं लिखेंगे। सो वी हैव एन ऑप्शन टू सेलेक्ट। फीचर ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे फीचर और ठीक है। कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे फीचर x1 x2 की ग्रेड का है। मतलब पॉलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल ग्रेड के फंक्शन ले रखे हैं हमने। हाइपरबोलिक है, ये पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक होता है ना। हाँ। तो पर ये आपने अब एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर? ये अब वो कैसे पता चलेगा, जैसे आपने यहाँ साइन हमारे एक्स पास कॉस एक्स? नहीं, हमारे पास टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड में यही ऑप्शन ही है। हम लिख सकते थे ओके, बट वो उतना अच्छा प्लेग्राउंड अवेलेबल नहीं है। फिर हम लोग डिसाइड हो कैसे सकता है करेंगे कि फीचर्स जो है उनकी स्क्वायर टर्म ही लेनी है, क्यूब नहीं लेनी है, अंडर रूट
अंडर रूट टर्म नहीं लेनी है, वो हम लोग कैसे डिसाइड वो करेंगे? वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स बाउंड्री बनाते जाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी का भी तो ट्रेड ऑफ हमें रखना है, कितना कॉम्प्लेक्स। फिर हमें तो जनरलाइज आंसर भी चाहिए और कॉम्प्लेक्स बाउंड्री भी चाहिए, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ। कॉम्प्लेक्स जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो हमें तो ट्रेड ऑफ रखना है बीच में। अब हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है और टेस्टिंग में फेल होता जाता है मॉडल, तो मॉडल ओवरफिटेड होता चला जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, आपने फंक्शन टू कॉम्प्लेक्स उसको रटा दिया है। अब आपको स्क्वायर बिल्कुल। के, क्यूब के, पावर 4 के टर्म को कम करना पड़ेगा। आपने ज्यादा ही हिडन लेयर्स भी लगा दिए और मे बी हिडन लेयर्स के अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स लगा दिए हैं। अब कहाँ पर गड़बड़ की है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, जैसे रेडियो में करते थे। ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी कि हाँ, जब हम मोर न्यूरॉन्स लगाते हैं तो अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज को फाइंड आउट करने में एबल हो जाता है, डिसेबल। जिसमें सबसे कठिन वाली ये है, स्पाइरल वाली, इस पर्टिकुलर टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड पे। अच्छा, वापस आते हैं। हम न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल अब पढ़ लेते हैं। हमने सिमुलेशन काफी देख लिया। हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हिडन लेयर है और एक हिडन लेयर पे 3 न्यूरॉन लगे हुए हैं। तो अगर हम इसको सिमुलेशन में देखें तो कैसा दिखता है, एक हिडन लेयर और 3 न्यूरॉन, और लेट्स से हमारे पास 1 2 3 फीचर्स हैं। लेट्स से हमारे पास अब 1 2 3 में मे बी हमारे पास x1 x2 x3 होने चाहिए थे, बट इन दिस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड वी हैव लिमिटेशन कि हमारे पास x1 x2 और x1 स्क्वायर का ही फीचर है। x3 भी हो सकता था, मान लेते हैं हमारा x3 जो है x1 स्क्वायर है। ठीक है, और हमने ओके ओके मीन्स ये बहुत इजी भी नहीं है डेटा सेट टू फाइंड आउट अ डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि इसमें हमको एक सर्कल फॉर्म करना है। सर्कल फॉर्म करने के लिए आपको इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रखनी पड़ेगी अपनी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये 3 फीचर 3 न्यूरॉन के साथ में एक हिडन लेयर के अंदर कुछ कर पाते हैं, कर पा रहा है। और इसमें लगभग कितने, हिडन लेयर कौन सी है इसमें? ये हिडन लेयर पर लिखा है ना, 1 हिडन लेयर। जो तो हमारा ये पहले तीनों, सिंगल न्यूरॉन था, हाँ पहले हाँ, सिंगल न्यूरॉन था इसी हिडन लेयर के अंदर, अब तीनों न्यूरॉन आ गए इसी हिडन लेयर के अंदर। ठीक है। ठीक है, आप उसको, जब जब एक ही न्यूरॉन होता है ना, तो हम उसको हिडन लेयर नहीं बोलते हैं, हम उसको सिंगल न्यूरॉन ही बोल देते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तब तो भीड़ बोलेंगे ना। एक ही इंसान खड़ा है तो कह देंगे अकेला ही खड़ा है, तो हम उसका नाम लेके बुला लेते हैं। जैसे मनीष खड़ा हुआ है, जब आप सारे फ्रेंड्स खड़े हुए तो हम कहेंगे कि ओके, वहां पर एक एक काफी लोग खड़े हुए हैं, राइट, तो हम उनको एक कैटेगरी दे देते हैं। तो अगर सिंगल न्यूरॉन था तो हमने उसको सिंगल न्यूरॉन ही बोल दिया था। लेकिन अब 3 हो गए तो वी आर सेइंग दैट वी हैव 1 हिडन लेयर हैविंग 3 न्यूरॉन्स। ठीक है। ठीक है। ओके, तो यही सिनेरियो यहाँ पर है, 1 हिडन लेयर 3 न्यूरॉन्स। और इसमें ये जो यहाँ पर भी दिख नहीं रहे हैं, बट बायस के टर्म्स यहाँ पर भी हैं। जो जो यहाँ पर x नॉट और a नॉट है, इनको दिखाया नहीं जाता मोस्टली, बट ये होते हैं। इनको मैथमेटिकली इनका रोल होता है। ठीक है, और आउटपुट एक है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक आउटपुट है, सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में भी एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये हमारी लेयर 3 है, इसमें भी एक न्यूरॉन है, बट यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट है। अगर हमें इसको बनाना है तो हमको एक और करके ऐसे बनानी पड़ेगी कुछ। ये आउटपुट न्यूरॉन है अपना। अब जो नेटवर्क यहाँ बना हुआ है, उस नेटवर्क का सिमुलेशन में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का नेटवर्क आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो अब इस न्यूरॉन से फिल्टर होके ये बाउंड्री बन रही है। एक न्यूरॉन मतलब ये तीनों पहले डायरेक्टली आउटपुट में जा रहे थे, मिला के सीधा आउटपुट में जा रहे थे। अब ये वेटेड सम होने के बाद, एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद फिर आउटपुट में जा रहे हैं। तो ये जो पॉसिबल हुआ वो कितने करीब करीब इपॉक्स में पॉसिबल हुआ, अगर हम इपॉक्स पे थोड़ी नजर रखें तो 100 इपॉक में हमको जाके डिसीजन बाउंड्री मिली है। लगभग लगभग मान लेते हैं, तो आप समझ लो 100 आइटरेशंस चल रहे हैं आपके डेटा सेट के। और अगर डेटा सेट कॉम्प्लेक्स इमेजेस वाला है तो फिर ये बहुत टाइम लेने वाला है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे हमारे पास डेटा सेट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर ये सब, ये वायर मिला के हो क्या रहा है अंदर, आखिर ये ग्रे बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है, तो कैसे इसने ये बाउंड्री निकाली, कैसे हमें ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तक हम पहुंचे। जो इक्वेशन फर्स्ट स्लाइड पे दिखाई थी वैसी इक्वेशन बनती कैसे न्यूरल नेटवर्क से।
तो वो समझने के लिए अब हमें इस चीजों को समझना होगा कि यार एक डाउट है यहाँ पहले पे, हम कैन यू गो बैक टू पूछिए प्रीवियस स्लाइड? पूछिए तो इसमें ये जो वाली। हिडन लेयर, हाँ प्रीवियस जो टेंसर फ्लो, हाँ यहाँ पे भी, सो लाइक हिडन लेयर जो बनाते हैं, न्यूरॉन बनाते हैं, तो किस बेस पे बनाते हैं, एंड उसका भी कोई कॉस्ट होता है क्या? लेट्स से कि ऐसे नहीं बना सकते ना कि हम 4 न्यूरॉन लेके रख दें और 4 हिडन लेयर बना दें, तो वो हाँ कैसे डिसाइड करेंगे और इसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली कॉस्ट या मोनेटाइजिंग की कॉस्ट? मोनेटाइजिंग एंड टाइम बोथ। अच्छा मतलब किस बेस पे बनाएंगे, अ, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कि हम मतलब 3 इसकी हिडन लेयर बना देते हैं और 3 इसमें न्यूरॉन डाल देते हैं, तो किस बेस पे हम बेस्ट, वो कहते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिकली बेस्ट फिट हो जो हमारे सोल्यूशन के लिए, किस बेस पे करेंगे देखिए वो? देखिए इस आपने 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके पूछे, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। तो जो मतलब ये हमें कहाँ से सपना आया कि हमने इस तरीके के 3 न्यूरॉन बना दिए फिर हिडन लेयर बना दी, तो बेसिकली हमें अभी भी हम ये सब कहानी कर क्यों रहे हैं? हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको अभी भी डिसीजन बाउंड्री चाहिए, और वो डिसीजन बाउंड्री मशीन लर्निंग में हमको पूरा डेटा प्रोसेस करने के बाद मिल रही थी। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा था पूरा खुद से, उसके फीचर्स निकालने पड़ रहे थे, डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ रहा था। काफी सारी मेहनत वहां लग रही थी, हमने वो मेहनत बचाई और हमने कहा कि अब हम डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करने वाले, आप डेटा दीजिए जितना ज्यादा आपके पास है, हम एक फोल्डर में स्टोर करेंगे, न्यूरल नेटवर्क सब करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा, वही विजुअलाइज करेगा, वही फीचर इंजीनियरिंग करेगा, वही एंड टू एंड सोल्यूशन बना के हमको देगा। हमने अपनी वहां पे एनर्जी बचाई। ठीक है, वो सारी प्री प्रोसेसिंग करने में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन करने में जो एनर्जी जा रही थी वो हमने बचा ली न्यूरल नेटवर्क को सब कुछ दे के। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि इसमें न्यूरॉन कितने निकाले हैं या उसकी कॉस्ट क्या है, कैसे निकालते हैं। तो जो न्यूरॉन्स बनाने हैं या लगाने हैं, उसके लिए तो हमारे पास पाइथन ने हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करी हुई है, केरास की या टेंसर फ्लो की, और पाइटॉर्च की भी है। तो जैसे कि पांडास में आपके पास पीडी डॉट, आपने डेटा फ्रेम करके एक फंक्शन लिख दिया, आपका एक डेटा फ्रेम मतलब एक्सेल टाइप का एक टेबल क्रिएट हो गया। डेटा था कॉमा सेपरेटेड सीएसवी फॉर्मेट में, या डेटा था आपका लिस्ट फॉर्मेट में, उसको उसने चेंज कर दिया आपकी टेबलर फॉर्मेट में, राइट? या फिर डेटा था जेसन फॉर्मेट में, उसने उसको चेंज कर दिया टेबलर फॉर्मेट में। तो वो सब पांडास का फंक्शन कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर केरास के और टेंसर फ्लो या पाइटॉर्च के फंक्शंस गिवन है, जहाँ पर हम लिख देते हैं एन डॉट सिक्वेंशियल, और उसके अंदर हम लिख देते हैं डेंस। इस तरीके से फंक्शंस लिखे हुए हैं। वो फंक्शंस आपका डेंस के अंदर आप जितना 1 2 3 नंबर डालोगे उतने न्यूरॉन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन कोडिंग में लिखे हुए हैं। अब उनकी मैथमेटिकल कॉस्ट क्या आती है? तो ये तो कोडिंग वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। कोडिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लूपिंग से हमेशा कैलकुलेट करते हो कि लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो 100 आइट्रेशन दिखाया वो इसीलिए दिखाया क्योंकि लूप चल रहा है पूरे डेटा सेट से 100 बार। ठीक है, तो ओके। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। और अब उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहे हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन? इस तरीके के W1 X1। अब हिडन लेयर वालों के साथ भी होंगे। अभी आपने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी थी एक झलक में, आपको ये देखने में ही थोड़ी सी डरावनी लग रही है ना? तो इस तरीके की जितनी लेयर बढ़ाते जाएंगे ये इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी, उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होंगे। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो के नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट बन रही है, तो ये इसी तरह से बन रही है। अभी जैसे अगर हम फर्स्ट वाले को समझते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई है। अब मोनेटाइजेशन की क्या कॉस्ट है? तो मोनेटाइजेशन तो ये है कि आपको अपना ग्राफिक्स कार्ड अच्छा ले लीजिए तो बढ़िया हो जाएगा, या फिर रैम अच्छी हो तो सिस्टम सीपीयू भी इतना हैंडल कर लेगा छोटा मोटा न्यूरल नेटवर्क तो। लेकिन अगर आपको बहुत हाई डेफिनेशन इमेजेस के साथ में अब आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको इतनी ग्राफिक्स की पावर चाहिए कि आपकी वो उतनी लार्ज मैट्रिक्स बन पाए। जैसे कि मैंने अभी आपको एक कार का एग्जांपल दिया था, तो वो कार में 50x50 की इमेज होती ही कितनी है? हम तो कोई वैल्यू ही नहीं करते 50x50 की इमेज को, हमें तो चाहिए एचडी इमेजेस, राइट? उनकी तो बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन होते हैं इमेजेस के। तो उसकी सोचिए कितने न्यूरॉन्स बनेंगे, मतलब कितनी फीचर वैल्यूज आ जाएंगी। उन फीचर वैल्यूज को हैंडल करने के लिए कितने न्यूरॉन चाहिए होंगे, उतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट? तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाएगा। तो उस सब के लिए आपको हाई पावर प्रोसेसिंग या तो
ग्राफिक्स कार्ड ही चाहिए होते हैं, एनवीडिया के जीपीयूज बढ़िया चाहिए होंगे हमें उसके लिए, तो वहाँ आपकी मोनेटाइजेशन कॉस्ट आती है। अगर आप खुद नहीं खरीदना चाहते हैं तो एज्योर पर आप रेंट कर सकते हैं, या जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है वहाँ रेंट कर सकते हैं, वहाँ वो बढ़िया चार्ज लेते हैं उसका अच्छा खासा। ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, काफी अच्छा चार्ज लेते हैं। वैसे कोलैब वाले, गूगल कोलैब जो आपको दे रहा है वो वहां पर आपको सीपीयू तक का पावर आपको देता है, जीपीयू टीपीयू तक का, तो आप मतलब एक ठीक ठाक एप्लीकेशन जो जिसमें बहुत हाई नहीं बट हाँ 512x512 की पिक्सल साइज की इमेजेस हो, चल जाएगा, आराम से चला देगा, आपको पूरा फाइनल रिजल्ट भी दिखा देगा। ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चन के आंसर? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे, इसको समझते हैं ये हुआ कैसे। तो बेसिकली अपना A12 A22 A33 है क्या, ये 2 मतलब इसलिए क्योंकि ये पहला लेयर हम इसको मान रहे हैं, पीछे हमने ऐसे लेयरिंग के नंबर किए थे। अलग अलग बुक से आप पढ़ेंगे, जितने सोर्सेस से पढ़ेंगे उतनी जगह ये कन्वेंशंस चेंज हो जाएंगे। तो आई रिकमेंड, मतलब मैं इससे पढ़ा रही हूँ, या तो मेरे लेक्चर से ही पढ़ लीजिएगा, या फिर ये लेक्चर स्टैनफोर्ड से इंस्पायर्ड है, इंड्रू यांग की लेक्चर सीरीज से, ये तो वहां से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर नोटेशंस चेंज हुए, आप मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करने की कभी कोशिश कर रहे हुए, और तो सारा सब सब खिचड़ी पक जाती है, तो नोटेशंस मत चेंज करिएगा। ठीक है, तो इसमें लेयर 1 कोई कोई इसको लेयर 0 बोल रहा है, तो फिर आगे की सारी चीजें चेंज जैसी दिखने लगती हैं, कंफ्यूजन होता है। लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 इस तरीके से। तो हमने सेकंड वाले को 2 लेयर बोला है, इसीलिए इसके ऊपर 2 का सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया A12। अब ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, A12 में क्या क्या जा रहा है, A12 में जा रहा है X3 से भी एक लाइन जा रही है, X2 से एक लाइन जा रही है, X1 से एक लाइन जा रही है, और एक X0 से भी जा रही है, जो कि पीछे हमने बनाई थी ये वाली, इस तरीके की एक लाइन भी जा रही है। तो ये सारी लाइंस क्या है, ये लाइन सब रैंडम वेट्स है, रैंडम वेट जो बाद में जाके हमें चाहिए होंगे, यही वेट्स, यही वो पैरामीटर्स होंगे जो आपको राइट डिसीजन बाउंड्री देंगे। ठीक है, तो अभी हमने रैंडमली असाइन किया है और कोई चारा नहीं है। तो हमने x0 ले लिया और उसके साथ में एक रैंडम वेट थीटा नॉट असाइन कर दिया, थीटा 10 लिखा हुआ है क्योंकि आगे हम बढ़ाने वाले हैं, इसलिए 1 मतलब लेयर 1 को 0 वाले से कनेक्ट कर रहा है, तो थीटा 10, और ये पहली लेयर का थीटा है, इसलिए यहाँ पर ऊपर सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे ये चल रहा है, पहली लेयर का थीटा थीटा 1 मतलब बीच वाले को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1 2 ऐसे ही 1 3, तो ये आ गए पहली लेयर से 0, पहली लेयर से 1, पहली लेयर से 2, पहली लेयर से 3, हमने 4 कनेक्ट कर दिए, किससे, A1 से, A12 मिल गया। और ये क्या है, वेटेड सम, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वो y इज इक्वल्स टू mx है, c नहीं है पर mx है। ठीक है, इसको हम c पूरा बोल सकते हैं, और ये हमारे सारे mx है। जो पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी मशीन लर्निंग में, कुछ वही है, अब हम उसी को और मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, मतलब उसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, to find out more complex non-linearity to add more non-linearity in the model, right? अब इन सबको करने के बाद हमने उसमें एक एक्टिवेशन अप्लाई किया, कौन सा एक्टिवेशन, सिग्मोइडल हम जानते हैं, अभी आप जी को सिग्मोइडल मान के चलिए। तो वैसे बाद में ये जी बदल जाएगा, सिग्मोइडल के अलावा और भी हमारे पास सीरीज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस है, हम अलग अलग डाल के ट्राई करते हैं, लाइक आप मैच करते हैं ना, इस शर्ट के साथ कौन से ट्राउजर्स रहेंगे, तो वी आर एडिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी, और देख रहे हैं कि कौन सी बेटर डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही है। तो फिलहाल हम सिग्मोइडल मान के चल रहे हैं, और ऐसे ही हम A2 निकाल लेंगे, इसमें ये 3 जाएंगे, वैसे ही हम A3 निकाल लेंगे, इसमें ये 3 जाएंगे, 4 जाएंगे इनफैक्ट, और वो x0 वाला भी। और जब ये निकल आएंगे तो अब इन तीनों का इस वाली लेयर के साथ, लेयर 3 के साथ में है, तो यहाँ पर A13 लिखा हुआ है, मतलब ये थर्ड वाली लेयर है, 2 हमने निकाल ली थी। थर्ड वाली लेयर कैसे बनेगी, थर्ड वाली में A12 भी जा रहा है, A22 भी जा रहा है, A32 भी जा रहा है, तो इसके अंदर A12 A22 और A32 के टर्म है, A02 भी है क्योंकि वो हमारा बायस का टर्म है, तो वो भी है, और उसके साथ में जितने वेट्स हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से आपको H0 H थीटा x मिल जाएगा। H थीटा x आपका ये वो फाइनल एस्टिमेशन है जो आप ढूंढ रहे थे। अभी एस्टिमेशन हमने रैंडम वेट से कैलकुलेट किया, या ये मान के चलिए सब कुछ हो चुका है, हमारे वेट सेट हो चुके हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर दे रहा है H0 x। ऐसे में फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है? एनीवन? कॉल चल रही है कि कट गई? नहीं नहीं ठीक है जी। ठीक है। अच्छा,
सॉरी, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर हमारा नेटवर्क में एसजे यूनिट्स है इन अ लेयर, मतलब एक लेयर में एसजे न्यूरॉन्स है लेयर जे में, और लेयर J+1 में J+1 न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या डायमेंशन का साइज आएगा, मतलब मतलब कि हमारे पास कितना बड़ा वेक्टर आएगा, वो हम कैलकुलेट करें। अब ये वेक्टर जो है, मैं वेक्टराइज रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो कि कुछ ऐसा मॉडल रिप्रेजेंटेशन 2 देख लेते हैं, वहां पे ये बात क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पीछे वाली क्वेश्चन स्लाइड से आ रही है सारी चीजें, और ये हमारा फीचर जो था वो हो गया। ये अपना क्या है, Z2 क्या है अपना, तो Z2 हमने इसको कह दिया है Z12, ये हमारा पूरा हो गया Z1 और 2, सेकेंड लेयर का वेटेड सम, ठीक है। ऐसे Z22 और Z32, ये तीनों, ठीक है। तो हमने इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर लिया है। अब हमने लिख दिया कि Z2 इस, अब सारे थीटा को भी हमने, सबको θ10 को हमने θ11, θ12, θ13 सबको मिला के थीटा उसके ऊपर 1 लगा दिया, मतलब ये सारे थीटा को मिला के एक वेक्टर बना लिया ऐसा θ1, और इनका भी एक वेक्टर कुछ ऐसा दिखने लगा θ10 ऊपर 1 लगा लीजिएगा। अब मैं डॉट डॉट कर देती हूँ, फर्स्ट लिखना पड़ेगा θ13 और ऊपर 1 लगा दिया। बस ऊपर वाले में जितने थीटा थे उनको हमने θ1 नाम के एक वेक्टर में बना लिया। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख रहे हैं इस समय θ1x फीचर्स के साथ में, जो हमारा निकला है वो Z2 निकला है θ1x, ऐसे ही ये 22 वाला निकलेगा, ये सॉरी ये पूरा Z2 हमारा निकला है θ1x। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर पूरा थीटा है, पूरा थीटा मतलब सारा जितना 1 के साथ में सारा थीटा है, मतलब ये इतना नहीं और बड़ा है, पूरा लिख दिया यहाँ पर ही, ओके। तो ये है θ1 का, फिर ये θ120 भी है यहाँ पर, डॉट 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 θ123, फिर θ130 से लगा करके ये हो गया θ133, ये पूरा है थीटा, और इसको हम θ1 बोल रहे हैं और इसको Z2 बोल रहे हैं सबका, मतलब इन सब चीज को एक ही में स्टैक कर दिया है, एक ही मतलब अलग अलग वेक्टर बना के उन वेक्टरों को हम बस सीधा Z2 बोल रहे हैं। और उस Z2 पे हमने जब G लगाया, इन सब G को अगर आप कॉमन ले लें तो G लगाया तो उसको हमने A2 बोला। अब ये A2 जो है ये सारे A12 या A22 A23 सब A32 सबका रिप्रेजेंटेशन A2 है, तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी इस A2 में हमने एक A02 ऐड कर दिया, जो कि हम ऊपर से ऐड करते हैं यहाँ पे एक और A0 का टर्म, A02 ऐड कर दिया जो कि बायस था, वो उसको हमने 1 मान के सीधा 1 ऐड कर दिया है, ठीक है, θ2 के साथ में। इस तरह से हमारा H0x मिल गया है। बस ये रिप्रेजेंटेशन का खेल किया और कुछ नहीं किया, दूसरे रिप्रेजेंटेशन यूज करें। बस अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे इसको रिवाइज करते हुए। अभी सब ठीक है एवरीवन? लास्ट वाला थोड़ा सा हाँ घूम जी, गया हाँ क्या? ये वाला गड़बड़ है, कोई बात नहीं, Z3 आप पीछे वाले तक ठीक थे ना यहाँ पर, हाँ, बस ये यहाँ तक एसजे तो वाली ठीक बात है। नहीं समझ में, यहाँ तक ठीक है, बस बस ठीक है, यहीं हाँ, तक रखिए, आगे हम उसको लेके चलेंगे फिर, ठीक है। ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, कहाँ से